आइए स्टार्ट करते हैं भारत और पाकिस्तान के का संबंध और इसके बारे में डीप में स्टडी करेंगे। तो आइए नेक्स्ट चलते हैं। देखिए यहाँ पे कश्मीर विवाद से जो है स्टार्ट किया हुआ है। तो यहाँ पे पहला हमारा है कि कश्मीर विवाद क्या है, पाकिस्तान का दावा। देखिए इसमें पहला पॉइंट है कि पाकिस्तान धार्मिक आधार पर कश्मीर की मांग करता है और उसके अनुसार कश्मीर में बहुमत, देखिए आबादी मुस्लिम की थी, इसलिए यह पाकिस्तान का होना चाहिए। ये देखिए पाकिस्तान का दावा है कि पाकिस्तान जो है धार्मिक आधार पर कश्मीर की मांग करता है, जिसमें कश्मीर में जो बहुल आबादी में मुस्लिम थे, कहने का मतलब तो इसका इसलिए यह पाकिस्तान का होना चाहिए। और दूसरा है कि पाकिस्तान में बहने वाली सभी नदियां कश्मीर से होकर बहती है, इसलिए यह पाकिस्तान का भाग होना चाहिए। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और नेक्स्ट चलते हैं। देखिए और तीसरा है कि भारत के विभाजन के पूर्व कश्मीर में प्रवेश का मार्ग पंजाब प्रांत के सियालकोट से होकर जाता था। देखिए ये पाकिस्तान का जो दावा है और 3 पॉइंट में दिया गया है। और आगे देखते हैं कि पाकिस्तान की नीति क्या है इसके प्रति। तो पहला पॉइंट इसमें है कि पाकिस्तान की नीति में कि पाकिस्तान के अनुसार कश्मीर दोनों देशों के बीच का कोर मुद्दा है, जिसके समाधान के बाद भी अन्य विषयों पर वार्ता एवं संबंध संभव है। और दूसरा पॉइंट है कि पाकिस्तान के द्वारा विश्व के प्रत्येक मंचों पर कश्मीर के मुद्दे को उठाया जाता है। देखिए विश्व के प्रत्येक मंचों पर कश्मीर के मुद्दों को उठाया जाता है, इसलिए यह पाकिस्तान कश्मीर का सदैव अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा है। देखिए ये कश्मीर के पृथकवादियों को सहायता प्रदान करता है तथा सीमा पर आतंकवाद के माध्यम से भारत के विरुद्ध, देखिए यानी कि प्रॉक्सी वार, छद्म युद्ध चलाया जा रहा है। और देखिए भारत का दावा क्या है इसमें। देखिए भारत के अनुसार कश्मीर भारत का अभिन्न भाग माना जाता है, अभिन्न अंग है, जिसका वैधानिक रूप में भारत में विलय किया गया तथा कश्मीर की संविधान सभा के द्वारा इसे भारत का अभिन्न अंग माना गया। देखिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भारत के अनुसार कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, जिसका वैधानिक रूप में भारत में विलय किया गया तथा कश्मीर की संविधान सभा के द्वारा इसे भारत का अभिन्न भाग माना गया। देखिए भारत के अनुसार दोनों देशों के बीच समस्या सीमा पर आतंकवाद है, यानी कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है, और कश्मीर में विद्यमान सैनिक शासन एवं सेना का सरकार है। तो देखिए सरकार का सबसे शक्तिशाली अंग होने के कारण सदैव भारत विरोध की नीति अपनाई जाती है, इसलिए भारत सीमा प्रबंध को बेहतर बना रहा है और कश्मीर की आर्थिक विकास के लिए सहायता दी जा रही है तथा कश्मीर में लोकतांत्रिक प्रक्रिया को सुदृढ़ करने का प्रयास किया जा रहा है। देखिए इसके समाधान के बारे में भी डिस्कस किया गया है यहाँ पे कि पाकिस्तान के द्वारा समूचे कश्मीर की मांग की जाती है। देखिए पाकिस्तान के द्वारा समूचे कश्मीर की मांग की जाती है, जबकि भारतीय संसद ने यह आधिकारिक प्रस्ताव पारित किया है कि पीओके यानी कि पाक अधिकृत कश्मीर भारत का भाग है, परंतु दोनों का दृष्टिकोण व्यवहारिक नहीं है और समस्या का वास्तविक समाधान शिमला समझौते द्वारा नियंत्रण रेखा को अंतर्राष्ट्रीय रेखा के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है और कश्मीर के दोनों भागों के बीच व्यापार बढ़ाया जाए और सॉफ्ट बॉर्डर का निर्माण किया जाए। देखिए यहाँ पे और आगे है सिंधु जल संधि के बारे में। तो सिंधु जल संधि के बारे में डिस्कस करते हैं कि 1960 में दोनों देशों के बीच नदी जल विभाजन के बाद सिंध, झेलम और चिनाब पाकिस्तान को प्राप्त हुई। देखिए सिंध, झेलम और चिनाब पाकिस्तान को प्राप्त हुई, जबकि सतलज, रावी एवं ब्यास भारत की नदियों के रूप में चिन्हित किया गया। देखिए सिंध, झेलम और चिनाब पाकिस्तान को और सतलज, रावी और व्यास भारत के नदियों के रूप में चिन्हित किया गया। देखिए पाकिस्तान की नदियां कश्मीर से होकर गुजरती है, इसलिए पाकिस्तान की नदियों पर भी भारत को सीमित पानी के प्रयोग में सीमित अधिकार दिया गया है। देखिए पाकिस्तान की नदियां कश्मीर से होकर गुजरती है, इसलिए पाकिस्तान की नदियों पर भी भारत को सीमित पानी का प्रयोग में सीमित अधिकार दिया गया है। और इसमें दूसरा पॉइंट है कि इसमें संयुक्त नदी जलायोग का भी प्रावधान किया गया है।
तथा विवाद समाधान के तरीकों को का भी उल्लेख है इसमें। देखिए इसमें पाकिस्तान का तर्क क्या है। इसका पहला पॉइंट है कि पाकिस्तान इस संधि का पुनरावलोकन भी मांग कर रहा है और पाकिस्तान का तर्क है कि भारत की नदियों पर भी पाकिस्तान का हिस्सा है। और दूसरा पॉइंट है कि देखिए भारत के बहाने पाकिस्तान भारत विरोधी नीति को बढ़ावा देता है और वह पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित सीमा पार आतंकवाद से भी विश्व जनमत का ध्यान भटकाना चाहता है। और भारत की परिप्रेक्ष्य क्या है। देखिए इसमें पहला पॉइंट है कि भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा कहा गया है कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते हैं, लेकिन भारत के पास बांध अथवा बैराज की कमी है जिससे पाकिस्तान की ओर जाने वाले पानी को नियंत्रित किया जा सके। और दूसरा पॉइंट है इसमें कि भारत के अनुसार उसने अपने पानी के वास्तविक हिस्से का अभी भी प्रयोग नहीं किया है। देखिए भारत के अनुसार उसने अपने पानी के वास्तविक हिस्से का अभी प्रयोग नहीं किया है। और तीसरा पॉइंट है कि भारत के द्वारा पानी को नियंत्रित करने के लिए बैराज के निर्माण की आवश्यकता है। देखिए इसका निष्कर्ष क्या है कि भारत और पाकिस्तान के बीच जल विवाद अथवा भूमि विवाद जो मुख्य मुद्दा नहीं है, अपितु दोनों देशों के बीच विद्यमान गहरी अविश्वास, देखिए गहरी अविश्वासता तथा पाकिस्तान के द्वारा भारत विरोधी प्रवृत्तियों को भड़काने के लिए जल विवाद जैसे भावनात्मक मुद्दों का प्रयोग किया जाता है। देखिए सर क्रिक विवाद क्या है। इसमें सर क्रिक के बारे में पढ़ते हैं। देखिए वर्तमान में सर क्रिक भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद का क्षेत्र बना हुआ है। देखिए क्योंकि यह सीमा विभाजन अभी भी नहीं हुआ है और यह दिलचस्प मुद्दा है कि इस क्षेत्र को भारत समुद्री कानून के अनुसार हल करना चाहता है, जबकि पाकिस्तान का तर्क है कि यह क्षेत्र नौवहन योग्य नहीं है, इसलिए विवाद को हल करने के लिए समुद्री कानून का प्रयोग नहीं होगा। और देखिए इसमें भारतीय जो रणनीति है वो क्या है कि मुंबई आतंकी हमले के बाद समुद्र तटीय सुरक्षा पर अत्यधिक बल दिया जा रहा है। इसके अतिरिक्त सर क्रिक क्षेत्र गैस और तेल की संभावना वाला क्षेत्र माना जाता है। गुजरात का कांडला पतन अत्यधिक निकट है। और नेक्स्ट देखते हैं इसमें कि पाकिस्तान की रणनीति क्या है। तो देखिए पाकिस्तान के अनुसार 1924 में इस क्षेत्र के सीमा निर्धारण के लिए सिंध एवं मुंबई के बीच सीमा विवाद का समझौता हुआ, जिसके अनुसार देखिए ऊपर जो मानचित्र बनाया गया था उसमें कि एक हरी रेखा खींची गई और पाकिस्तान के अनुसार यह अंतर्राष्ट्रीय रेखा होना चाहिए, जबकि भारत का तर्क है कि इसका विभाजन बीचों बीच होना चाहिए। तो देखिए इसका क्या निष्कर्ष है निकला कि भारत का सभी छोटे पड़ोसी देशों के साथ भूमि एवं समुद्री सीमा विवाद लगभग हल हो चुका है और पाकिस्तान के साथ पिछले 70 वर्षों से कोई विवाद हल नहीं हुआ है। इससे स्पष्ट होता है कि दोनों के बीच राजनीतिक संघर्ष एवं विश्वास का अभाव विवाद का मूल कारण है। और इसके आगे नेक्स्ट स्टडी करते हैं सियाचिन विवाद के बारे में। तो देखिए सियाचिन जो विवाद है वो क्या है। और देखिए यहाँ पे 1979 में दर्शाया गया है कि सोवियत से अफगानिस्तान में प्रवेश अमेरिका के लिए चैलेंजिंग, जिमी कार्टर अमेरिका का पाक को मदद यानी पाकिस्तान को मदद। इसके बाद पाकिस्तान वर्सेज रसिया, इसके बारे में स्टडी करेंगे। तो आइए स्टडी करते हैं यहाँ पे कि सियाचिन विवाद क्या है। देखिए सियाचिन क्षेत्र में देखिए NJ 9842 के आगे सीमा क्षेत्र का विभाजन नहीं किया गया है। देखिए सियाचिन क्षेत्र में जो है NJ 9842 के आगे सीमा क्षेत्र का विभाजन नहीं किया गया है और फिलहाल यहाँ भारतीय सेना तैनात है। देखिए 1986 के बाद, क्योंकि यह क्षेत्र सामरिक रूप में भारत के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है और यह लगभग 20,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है और कर्राकोरम दर्रे के निकट और सियाचिन यानी पीओके और अफगान यहाँ पे लिखा है अक्साई चीन के मध्य स्थित है, अक्साई चीन के मध्य स्थित है।
और यहाँ पे पर्यावरणीय जो समस्या है उसके बारे में भी बताया गया है कि सियाचिन हिमालय क्षेत्र का अत्यधिक संवेदनशील परिस्थिति तंत्र है, जहाँ सेनाओं की तैनाती इस क्षेत्र में मानवीय देखिए आवागमन बढ़ रहा है, इसलिए बर्फ को पिघलने की गति तेज हो रही है तथा बढ़ते बढ़ते देखिए कूड़े करकट के कारण पर्यावरण प्रभावित हो रहा है। इसलिए इस क्षेत्र को देखिए विसैन्यकृत करके पर्यावरणीय पीस कीपिंग का समर्थन किया जा रहा है। देखिए इसका निष्कर्ष क्या है सियाचिन विवाद का कि 1999 में पाकिस्तान के द्वारा कारगिल अतिक्रमण के माध्यम से श्रीनगर कारगिल राजमार्ग पर नियंत्रण करने का प्रयास किया और पाकिस्तान के आक्रामक व्यवहार को देखते हुए भारत इस क्षेत्र के विसैन्यीकरण का समर्थन नहीं और सियाचिन विवादों में भी दोनों देशों के बीच विद्यमान राजनीतिक संघर्ष का परिणाम है, क्योंकि यह दोनों देखिए एक दूसरे के खतरे के रूप में देखते हैं ये दोनों देश। और ट्रैक 2 कूटनीति क्या है, यहाँ पे देखते हैं कि भारत पाकिस्तान के बीच 1991 के बाद संबंधों में विद्यमान गहरे अविश्वास को दूर करने के लिए ट्रैक 2 कूटनीति की शुरुआत की गई, जिसके द्वारा गैर सरकारी देखिए नॉन ऑफिशियल जो है अधिकारियों के बीच संपर्क और संवाद को प्रोत्साहित किया गया। इसके अंतर्गत पूर्व मंत्री, अवकाश प्राप्त विदेश सचिव, अवकाश प्राप्त और सेना अधिकारी को वार्ता में शामिल किया गया जो अवकाश प्राप्त थे, जिसमें ट्रैक 1 अधिकारियों के बीच वार्ता को प्रोत्साहित किया जा सके। देखिए यहाँ पे है कि आलोचकों का मानना है कि भारत पाकिस्तान के बीच आयोजित ट्रैक 2 यानी कि वार्ताओं में पत्रकारों, मानव अधिकार कार्यकर्ताओं को शामिल करने की आवश्यकता है, जिनका दृष्टिकोण ज़्यादा उदार एवं अनौपचारिक होता है। और ट्रैक 1 क्या है कि देखिए सरकारी अधिकारियों के बीच वार्ता और मंत्रियों के बीच वार्ता, और जबकि 1992 के बाद यहाँ पे बताया गया है कि ट्रैक 2 देखिए गैर सरकारी व्यक्तियों के बीच वार्ता, और दूसरा पॉइंट है कि वे विदेशी नीति एवं कूटनीति के जानकार हों, और तीसरा है अवकाश प्राप्त अधिकारी हों सरकारी, और चौथा है पूर्व मंत्री। देखिए पीपल टू पीपल, देखिए पीपल टू पीपल कनेक्ट यानी कि लोगों के लोग और उधर के लोग दोनों लोगों का कनेक्शन, इसमें छात्रों का आवागमन हो, पीपल टू पीपल कनेक्ट में तीर्थयात्री भेजा जाए, और बैक चैनल डिप्लोमेसी क्या है इसके बारे में देखते हैं कि वार्ता गुप्त रखी जाती है और सरकारी प्रतिनिधियों के बीच था और मंत्रियों के प्रतिनिधियों के बीच। देखिए इसमें 1999 यानी कि लाहौर घोषणा पत्र क्या था, जिसमें विश्वास निर्माण के उपाय बताए थे, और इसके बारे में स्टडी करते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच देखिए पिछले 70-74 साल से जो भी अविश्वास और संघर्ष बना है उसे दूर करने के लिए विश्वास निर्माण के उपाय अपनाए गए। इसके अंतर्गत सैनिक देखिए यानी कि सीवीएम में निम्नलिखित तरीकों का प्रयोग किया गया। देखिए ये पॉइंट है इसमें कि सीमा पर युद्ध विराम का समझौता, और दोनों देशों के बीच डीजीएमओ के बीच टेलीफोन पर संपर्क स्थापित करना, और सीमा पर उत्पन्न संघर्ष को दूर करने के लिए फ्लैग मीटिंग का प्रावधान भी किया गया। और 1999 के जो लाहौर घोषणा पत्र के द्वारा परमाणु सीवीएम पर भी बल दिया गया, और जिसके अनुसार दोनों देशों भविष्य में परमाणु परीक्षण नहीं करेंगे, और देखिए प्रक्षेपास्त्रों के परीक्षण से भी पूर्व एक दूसरे को सूचित करेंगे। ये लाहौर घोषणा पत्र के द्वारा सूचित किया गया 1999 में। के बाद इसके अतिरिक्त गैर सैनिक सीवीएम अपनाकर संबंधों को सामान्य बनाने की पहल संभव है, जिसके द्वारा दोनों देशों के बीच बस सेवा, तीर्थयात्रियों का आदान प्रदान, खेल एवं सांस्कृतिक संबंध तथा व्यापारिक संबंधों को सुदृढ़ करने की आवश्यकता है। इसमें निष्कर्ष क्या निकला कि भारत के द्वारा पाकिस्तान के साथ व्यवहार करते हुए अनेक समांतर नीतियों का प्रयोग करना चाहिए। देखिए पहला इसमें है कि आतंकवाद के मुद्दों पर पाकिस्तान को अलग थलग बनाए रखा जाए, आतंकवाद को रोकने के लिए सीमा प्रबंधन को सुदृढ़ करना, और तीसरा पॉइंट है पाकिस्तान के साथ वार्ता के लिए सीवीएम प्रयासों के लिए सदैव तत्पर रहना। देखिए समग्र वार्ता क्या थी, जो कंपोजिट डायलॉग थे वो थे कि वर्ष 2004 में दोनों देशों के बीच संबंध को सामान्य बनाने के लिए एक नवीन पहल की गई
तथा समग्र वार्ता आरंभ हुई। परंपरागत रूप में पाकिस्तान के द्वारा कश्मीर केंद्रित दृष्टिकोण अपनाया गया, जबकि भारत ने आतंकवाद को मूल मुद्दा माना। देखिए, और लेकिन समग्र वार्ता के माध्यम से यह स्वीकार किया गया कि दोनों देशों के बीच विवाद के अनेक मुद्दे विद्यमान हैं, जिसमें समग्र एवं संस्थात्मक वार्ता होनी चाहिए। देखिए, मुख्य मुद्दा क्या था इसके बारे में भी बताया गया है कि कश्मीर मुद्दा था, और दूसरा सियाचिन सरक्रिक मुद्दा था, जिसमें और चौथा था तुलबुल नौवहन परियोजना वुलर बैराज के बारे में, और पांचवा था आतंकवाद के बारे में, और छठवां था नशीली दवाओं का अवैध व्यापार, और सातवां व्यापारिक संबंधों को सुदृढ़ करना। देखिए, इसमें व्यापारिक संबंधों को शामिल करना अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है, परंतु 2003 में मुंबई आतंकी हमले के बाद समग्र वार्ता निलंबित कर दी गई, और आज तक भारत पाकिस्तान के बीच यह वार्ता आरंभ नहीं हो सकी। निष्कर्ष क्या था इसमें कि भारत पाकिस्तान संबंध अत्यधिक जटिल है, जहां संबंध का प्रबंध ही कठिन है। मित्र का चयन किया जा सकता है, पड़ोसी का नहीं। इसलिए अपने सामरिक हितों को संरक्षित करते हुए भारत का पाकिस्तान के साथ संबंध सामान्य करने की अस्थायी पहल करना चाहिए। और देखिए, यहाँ पे चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा यानी कि CPEC के बारे में देखते हैं। देखिए, चाइना और पाकिस्तान के बीच संबंध के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। देखिए, यहाँ पे हमारा चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा क्या है भारत का। इसमें पहला पॉइंट है कि आर्थिक गलियारों के द्वारा चीन का हिंद महासागर में प्रवेश सुनिश्चित होगा, और विशेष तौर पर चीन के देखिए सिंक्याट में प्रांत में आर्थिक विकास में सहायता प्राप्त होंगे। और इसी परियोजना के अंतर्गत देखिए ग्वादर पतन का निर्माण किया जा रहा है, जिसमें हिंद महासागर क्षेत्र में चीन का प्रभाव बढ़ेगा। इसके लिए पाकिस्तान का क्या महत्व है इसका, तो इसके बारे में देखते हैं कि पाकिस्तान के लिए इसका महत्व। वैश्विक आतंकवाद मुद्दे पर पाकिस्तान अलग थलग पड़ता जा रहा है, जबकि चीन CPEC के द्वारा पाकिस्तान में लगभग 50 यानी कि 50 बिलियन निवेश कर रहा है। और दूसरा पॉइंट है इसमें कि इसके द्वारा पाकिस्तान के सबसे पिछड़े प्रांत बलूचिस्तान के विकास में भी सहायता प्राप्त होगी। यद्यपि स्थानीय बलूचियों ने यह कहना है कि यह पतन उन्हें लाभ प्राप्त नहीं हो रहा है, बल्कि उनके मछली मारने के अधिकारों पर अतिक्रमण हो रहा है। तो देखिए, इसमें भारत की चिंता क्या है कि चीन और पाकिस्तान के बीच सामरिक संबंध भारत की सुरक्षा के लिए गंभीर समस्या है, क्योंकि चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा POK होकर गुजर रहा है। इससे कश्मीर पर पाकिस्तान का दावा और शक्तिशाली होगा, तथा इसकी सुरक्षा के लिए POK में चीनी सैनिकों की तैनाती हो रही है, जो भारत के लिए अत्यधिक संवेदनशील मुद्दा है। इसका निष्कर्ष ये है कि CPEC चीन पाकिस्तान का सामरिक देखिए गठजोड़ है, और यह चीन द्वारा भारत पाकिस्तान विवाद में सीधे हस्तक्षेप का उदाहरण है। और आतंकवाद के मुद्दा के बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए कि आतंकवाद मुद्दा क्या है। यहाँ के पाकिस्तान वर्तमान में वैश्विक आतंकवाद का केंद्र बना हुआ है, और पाकिस्तान में कार्य करने की वाले आतंकवादी संगठन, जो पाकिस्तान में कार्य करने वाले आतंकवादी संगठन हैं, आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद कश्मीर में आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं। इसके लिए अतिरिक्त मुंबई, पठानकोट, उरी हमले पर भी सीमा पार आतंकवाद के उदाहरण हैं। और देखिए नेक्स्ट पॉइंट है इसमें कि पाकिस्तान समूचे विश्व से अलग थलग करने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा मसूद अजहर को आतंकवादियों के वैश्विक सूची में शामिल करने का प्रस्ताव लाया गया, जिस पर चीन ने देखिए वीटो कर दिया, और यह विफल हो गया। देखिए ये मसूद अजहर को आतंकवादियों के वैश्विक सूची में शामिल करने का प्रस्ताव लाया गया, जिस पर चीन ने वीटो कर दिया, इसलिए यह विफल हो गया। यह उल्लेखनीय है कि सुरक्षा परिषद के द्वारा प्रस्ताव संख्या 1267 पारित किया गया, जिसके अनुसार अलकायदा से जुड़े देखिए आतंकवादी संगठनों एवं व्यक्तियों को प्रतिबंधित किया जाए, तथा प्रस्ताव संख्या 1373 में यह उल्लेखित है कि कोई भी देश आतंकवादी संगठनों को कोई भी वित्तीय एवं आर्थिक सुविधा नहीं दे सकती। देखिए
इसका निष्कर्ष है कि आतंकवाद के विरुद्ध भारत को ठोस रणनीति का निर्माण करना होगा, क्योंकि यह राष्ट्रीय सुरक्षा और के मुद्दे पर विश्व जनमत और संस्थाओं के समर्थन की अपेक्षा पूर्णतः व्यवहारिक नहीं है। देखिए, भविष्य में संबंध को बेहतर करने की संभावना, इसके बारे में देखते हैं। इसमें पॉइंट बताया गया है कि भारत और पाकिस्तान पड़ोसी देश हैं, ठीक है, इसलिए दोनों देशों के बीच लगभग $10 बिलियन द्विपक्षीय व्यापार की संभावना है। और दूसरा है इसमें पॉइंट कि दोनों ऊर्जा आयात पर निर्भर राज्य हैं, इसलिए देखिए तापी परियोजना साझे सहयोग का उदाहरण है। TAPI परियोजना के सहयोग साझे का उदाहरण है। देखिए, वर्ष 2017 में भारत पाकिस्तान दोनों संघाई सहयोग संगठन के सदस्य बन चुके हैं और दक्षेश यानी कि सार्क में पहले से ही शामिल हैं। संस्कृति भी समान है, मित्र का चयन किया जा सकता है और पड़ोसी का नहीं। देखिए, इससे क्वेश्चंस कैसे एराइज हो सकते हैं, कैसे क्वेश्चंस निकल सकते हैं, तो इसके बारे में देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है कि आप देखिए, क्या आप इस मत से सहमत हैं कि भारत पाकिस्तान के बीच विवाद का मूल कारण कश्मीर है और दोनों देशों के बीच व्यापारिक एवं खेल संबंधों के द्वारा किस प्रकार विवादों को हल किया जा सकता है, चर्चा कीजिए। और दूसरा क्वेश्चन बन सकता है कि भारत पाकिस्तान के बीच विद्यमान मूल विवाद को स्पष्ट कीजिए तथा भारत की पाकिस्तान के प्रति नीति में हाल में हुए परिवर्तन का भी उल्लेख कीजिए। और देखिए, एक और क्वेश्चन बन सकता है तीसरा कि चीन पाकिस्तान सामरिक संबंध भारत के हितों को किस प्रकार प्रभावित करते हैं, इस संदर्भ में भारत के समक्ष विद्यमान विकल्पों पर चर्चा कीजिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु नदी जल संधि के पाकिस्तान का पुनरावलोकन का तार्किक परीक्षण करें। तो इस टाइप के क्वेश्चंस मेंस के लिए बन सकते हैं। तो धन्यवाद।